हेलो स्टूडेंट, आज अपने पास है नेक्स्ट एक्सरसाइज 3 एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 3 टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो टिग्नोमेट्रिक का जो बेसिक नॉलेज है वो आप लोगों ने 10th क्लास में टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ रखा है। ठीक है, 0 से 90 तक जो आपके पास वो टेबल बनती थी, जो वैल्यूज़ है वो आप लोगों ने लर्न कर रखी है, वो मस्ट है, वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, एक बार ये एक्सरसाइज पढ़ने से पहले एक बार उन सारे रूल रेगुलेशन को, सारे फॉर्मूला जो है 10th के, वो आप एक बार मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि वो आप एक बार रिवाइज कर लो, ताकि आपको जो एक्सरसाइज 3rd है वो 11th क्लास के हिसाब से टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अपन उसको अच्छे से कवर कर पाएँ। ठीक है, 10th क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था वहाँ पे? सबसे पहली बात तो आप लोगों ने यहाँ पे रेशियोज़ पढ़े थे, साइन थीटा, कोस थीटा, जो अपने पास 6 टिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा है। इनके जो रेशियो बनते थे अपने पास अलग अलग कॉन्सेप्ट होता था, जैसे पंडित, बद्री प्रसाद, हर बोले, इस तरीके से अपन उसको लर्न भी करते थे। हो सकता है आपका कुछ अलग मेथड रहा हो। ठीक है, साइन थीटा क्या होता था? बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा क्या होता था? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन क्या होता था अपने पास? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कोट किसका रेसिप्रोकल होता है? टेन का, तो ये जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, ये क्या बनेगा? बी अपॉन पी। और सेक थीटा क्या होता था? कोस का रेसिप्रोकल, तो ये क्या हो जाएगा? एच अपॉन बी। और कोसेक थीटा किसका होता था? साइन का, तो ये क्या हो जाएगा? एच अपॉन पी। इस तरीके से टिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पास बने थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने फाइंड आउट करी थी एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, लाइक ए बी सी, जहाँ पे ए आपके पास क्या है? 90 है, और बी पे मैंने क्या बनाया? थीटा। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि 90 के सामने हमेशा क्या होगा? हाइपोटेनियस, और थीटा के सामने हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर। और जो आपके पास रिमेनिंग रहेगा वो आपका क्या बनेगा? बेस। ठीक है, तो इनको ये जो रेशियो है इसको आपने 10th क्लास में पढ़ रखा था फॉर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ठीक है, और इसके साथ ही आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था अपने पास जो टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बनती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे जब अपन पढ़ेंगे क्लास 11th के हिसाब से और 12th के हिसाब से, तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, और यहाँ पे आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। साइन 90 माइनस कोस, और कोस 90 माइनस साइन। इसी तरीके से अगर अपन टेन की बात करें तो टेन 90 माइनस थीटा क्या बना था आपके पास? कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा क्या बना था? टेन थीटा। और क्या पढ़ा था इसमें आपने? सेक के लिए, सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा? कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा आपके पास क्या होगा? कोसेक 90 माइनस थीटा आपके पास क्या होगा? सेक थीटा। ठीक है, ये सारे आपने फॉर्मूले भी पढ़े थे साथ में। ठीक है, अगर अपन बात करें, जैसे मैंने बोला कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक होता है, तो साइन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा। सिमिलर अगर कोस थीटा की बात करूं तो कोस थीटा को क्या लिखेंगे? 1 अपॉन सेक थीटा, या सेक थीटा को क्या लिखूंगा मैं? 1 अपॉन कोस थीटा। और टेन थीटा को क्या लिखूंगा मैं? 1 अपॉन कोट थीटा, और कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन टेन थीटा। और यहाँ पे अगर बात करें अपन टेन थीटा की, तो टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा आपके पास होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सारी वैल्यूज़ आपने सारे रूल रेगुलेशन है, ये फॉर्मूले हैं, इतने आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। इसके साथ साथ मैंने अभी बात की थी टेबल की, तो वो मस्ट है, आपको आनी चाहिए। 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, और 90 डिग्री के लिए। ठीक है, तो ये टेबल मैं आपको एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है।
ये आपको एकदम लर्न होनी चाहिए। पहले साइन के लिए, फिर कोस की वैल्यू, ठीक है, फिर टेन की, कोट की और सेक की और कोसेक थीटा की, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना अपना काम आगे नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये अच्छे से आपको आनी चाहिए। देखो साइन जीरो की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कोस में क्या कर देंगे इसका जस्ट अपोजिट, तो यहाँ से 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। 10 में क्या होगा साइन अपॉन कोस, तो 0/1 क्या हो जाएगा आपके पास 0, फिर 1/2 अपॉन √3/2, तो 1/√3, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा √3, यहाँ पे 1/0। अच्छा ये पता होना चाहिए कि 0/1 क्या होगा आपके पास 0 और 1/0 क्या होगा इनफाइनाइट। इसको आप क्या लिखते थे, नॉट डिफाइन, है ना। तो इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइन, क्लियर है। और आपको एक चीज़ और बता दूं मैं कि 0/1 आपके पास 0 है और 1/0 क्या हो रहा है इनफाइनाइट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 0/0 क्या होगा, ठीक है। इसको आगे सीखना पड़ेगा आपको। तो देखो न्यूमरेटर में आपके पास 0 है तो आपके माइंड में यह आएगा कि इसका आंसर 0 होना चाहिए 0/0 का। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है 0 है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए इनफाइनाइट होना चाहिए। और आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि लाइक अगर 5/5 अपने पास है तो सेम अपॉन सेम नंबर होता है तो वो कैंसिल होके क्या आता है 1, तो 0 से 0 कैंसिल होके क्या आएगा 1। तो ये आपके पास क्या है एक अनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, ठीक है ना, अनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। अगर इसका कोई आंसर है वो अपन डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर 0 है उसकी वजह से 0 आएगा, नीचे 0 है डिनोमिनेटर में उसकी वजह से इनफाइनाइट आएगा, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो ये आपके पास बेसिकली क्या है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, ठीक है ना। ये क्या है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, ठीक है। इसके बारे में अपन और आगे बात करेंगे, ठीक है, जब अपन लिमिट और डेरिवेटिव पढ़ेंगे। जैसे 0/1 के लिए बताया 0 होता है और 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट होता है। और इसके साथ ये भी ध्यान रखना कि जो 1/इनफाइनाइट होता है वो कितना होगा अपने पास 0, ठीक है। क्योंकि देखो इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है अपने पास 1/0। तो जैसे इनफाइनाइट की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा तो 1/0 बनेगा और ये 0 कहाँ जाएगा न्यूमरेटर में, क्लियर है। तो 0/1 क्या हो गया इनफाइनाइट, क्लियर है। तो 1/इनफाइनाइट आपके पास क्या होगा 0। तो ये छोटे छोटे रिजल्ट्स है, इनको आप ध्यान में रखो। 0/1 0 और 1/0 इनफाइनाइट, ठीक है। और जो 0/0 है उसको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। इसके बारे में अपन आगे और डिटेल में बात करेंगे। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उसके हिसाब से ये 0/0 इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बात आई इसलिए मैंने आपको बता दिया, ये आपको दिमाग में रखना चाहिए कि 0/0 को अपन डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्योंकि ऊपर 0 है न्यूमरेटर में तो 0 बोलेंगे और डिवाइड में 0 है तो इनफाइनाइट बोलेंगे, और दोनों सेम है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो आंसर क्या आना चाहिए 1। तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि इसकी वैल्यू को अपन डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, ठीक है। अब बात करते हैं कोट थीटा की। तो कोट थीटा में क्या हो जाएगा यहाँ पे इनफाइनाइट, यहाँ पे √3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/√3 और यहाँ पे 0, ठीक है। सेक थीटा की बात करेंगे तो कोस का रेसिप्रोकल होगा तो 1/1 1 ही आएगा, ये हो जाएगा 2/√3 और यहाँ पे आ जाएगा √2/1 तो √2, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे क्या आएगा 1/0 तो क्या बनेगा इनफाइनाइट, ठीक है। और यहाँ पे वापस इसका उल्टा लिख देंगे अपन इनफाइनाइट 2 √2 2/√3 और 1 आ जाएगा। ये क्लियर है। तो ये वाली जो टेबल थी 10th में पढ़ी थी, ये आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, ये आपने एलिमेंट्री जो फॉर्मूले थे 90 माइनस साइन 90 माइनस कोस 90 माइनस, ठीक है, ये आपके फॉर्मूले मैंने वापस रिवाइज करवा दी। ये बेसिक पढ़ा था, ये रूल रेगुलेशन थी, साइन क्या होता है कोसेक का रेसिप्रोकल, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक बार बता दी, ठीक है। अब अपन फर्दर काम करते हैं क्लास 11th के हिसाब से, जिसमें फर्स्ट आपके पास टॉपिक है एंगल मेजरमेंट, ठीक है।
नेक्स्ट आपके पास है मेथड टू मेज़र एंगल्स, ठीक है ना। एंगल को अपन कैसे मेज़र करेंगे, बेसिकली अपने पास एंगल को मेज़र करने के लिए अपने पास 3 यूनिट्स होती है, ठीक है। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि अगर अपन डिस्टेंस की बात करें, है ना, जयपुर से दिल्ली की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, या फिर दिल्ली से मुंबई की डिस्टेंस कितनी है, तो अपन वहाँ पे क्या करते हैं, किलोमीटर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा दूर की डिस्टेंस है तो अपन वहाँ पे किलोमीटर यूज़ करते हैं। वही अपन किसी की हाइट की अगर बात करते हैं, ठीक है ना, तो अपन फुट को यूज़ करते हैं। अगर मैथ में अपने को छोटी क्वांटिटी लेनी है, छोटी लेंथ लेनी है, तो अपन वहाँ पे सेंटीमीटर भी यूज़ करते हैं या मीटर यूज़ करते हैं। तो आपके पास क्या है, डिस्टेंस को मेज़र करने की आपके पास क्या है, डिफरेंट यूनिट है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें एंगल को मेज़र करने की अपने पास यूनिट क्या होगी, इसको आपने जो अपनी 9th या 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। एक तो डिग्री मेजरमेंट होता है, एक रेडियन मेजरमेंट होता है, ग्रेड एक मेजरमेंट होता है, इसके बारे में आप लोगों ने नहीं सुना होगा, ठीक है। 3 सिस्टम होते हैं अपने पास, सेंटेसिमल सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। इसके बारे में अगर डिटेल में नहीं पता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने पास बेसिकली 3 मेथड होते हैं, 3 आपके पास क्या होती है, यूनिट्स होती है, ठीक है। फर्स्ट क्या होगा आपके पास, डिग्री। सेकंड आपके पास क्या होगा, रेडियन। एंड थर्ड आपके पास क्या होगा, ग्रेड। थर्ड क्या होता है, ग्रेड। ये फ्रेंच सिस्टम होता है, ठीक है। इसको अपन लोग यूज़ नहीं करेंगे, ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मेरे को इंट्रोड्यूस करवाना था, तो आपको पता होना चाहिए। एंगल को मेज़र करने के लिए अपने पास बेसिकली 3 यूनिट होती है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड रेडियन और थर्ड आपके पास ग्रेड, ठीक है। डिग्री को आपने डे टू डे लाइफ में देखा होगा, जैसे मुझे लिखना है 30 डिग्री, तो अपन डिग्री को डिनोट करने के लिए क्या करते हैं, छोटा सा एक 0 का साइन बनाते हैं उसके ऊपर, ठीक है। वैसे ही रेडियन को डिनोट करने के लिए अभी मैं बताऊंगा कैसे लिखना है, कैसे अपन रेडियन में लिखेंगे, कैसे डिग्री में लिखेंगे, कैसे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट होंगे। मैं ग्रेड की बात नहीं करूंगा क्योंकि ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है और आगे के लिए भी ये आपके पास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये फ्रेंच सिस्टम है, अपन लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे मानो 30 डिग्री को मुझे रेडियन में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, π/6। नॉर्मली बुक्स में ऐसे ही लिखा हुआ मिलता है, बट रेडियन को अपन लिखते हैं तो उसके लिए यहाँ पे छोटा सा पावर में क्या लगाते हैं अपन, c। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये स्टैंडर्ड है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। लाइक मुझे यहाँ पे लिखना है 1 ग्रेड, है ना, 1 क्या लिखना है, ग्रेड, तो इसके ऊपर छोटा सा क्या बनता है, g बनता है, ठीक है। अभी अपन इनकी डिटेल में बात करेंगे, ग्रेड की बात नहीं करेंगे, डिग्री और रेडियन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि अपन एंगल जो मेज़र करेंगे वो किस तरीके से मेज़र करेंगे, कहाँ पे वो पॉजिटिव होगा, कहाँ पे वो नेगेटिव होगा, ठीक है ना। उसकी डायरेक्शन का भी इम्पोर्टेंस अपने पास रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अपन जैसे यहाँ पे बात करते हैं, लाइक मैंने एक कोऑर्डिनेट्स बनाए हैं x डैश y और y डैश, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे क्या करना है, अगर मैं किसी एंगल को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे मैंने एक क्या बनाई, लाइन बनाई ये वाली, ठीक है ना। अब मैं इसको यहाँ पे जो मेरा x एक्सिस है, यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन है, मतलब यहाँ पे एंगल आपका कितना है, 0 है, ठीक है ना। कितना है, 0, इसको डिग्री बोल देता हूँ, कितना है, 0 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज, क्या कर रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज अगर एंगल को मेज़र कर रहा हूँ, है ना, घड़ी की विपरीत दिशा में ऐसे, ठीक है। अगर सपोज ये आपके पास क्या है, 30 डिग्री है, ठीक है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब अपन क्या करेंगे, एंगल को मेज़र करेंगे, ठीक है, तो वो एंगल हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज अगर अपन मेज़र करेंगे तो एंगल आपके पास हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। इसी का मैं जस्ट अपोजिट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वापस मैंने लिया, ये आपके पास क्या है, 0 डिग्री हो गया अगेन, ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। अब मैं यही 30 डिग्री कहाँ पे ले रहा हूँ, x से नीचे की साइड में, है ना, नीचे की साइड में, इन द सेंस ऐसे बोल सकता हूँ मैं क्लॉकवाइज बात कर रहा हूँ, ऐसे घड़ी की दिशा में बात कर रहा हूँ। तो उस कंडीशन में सपोज़ ये 30 है तो अपन इसको 30 नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, -30 डिग्री,
ये क्लियर हो रहा है? क्या लिखेंगे? -30 डिग्री लिखेंगे। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज अगर अपन एंगल को मेज़र करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, और अपन उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र करेंगे तो वो आपके पास क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्लियर है? ये आपके पास हो गया कि अपन जब भी एंगल देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो साइन है उसको अपने को यूज़ करना है। तो एंगल के बारे में अपन ने बात कर ली। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपन पॉजिटिव और नेगेटिव कंसिडर करेंगे। अब मैं यहाँ सबसे पहले डिग्री को डिफाइन करता हूँ, उसके बाद में रेडियन की बात करेंगे। ग्रेड की बात अपन नहीं करेंगे, ये फ्रेंच सिस्टम है अपने सिलेबस में। आगे फर्दर आप आगे स्टडीज़ करोगे तो अपन डिग्री और रेडियन को ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डिग्री के लिए। तो डिग्री को जब डिफ़ाइन किया गया था तो बेसिकली ऐसे बोला गया था कि आप कोई भी एक लाइन को कंसिडर करो। सपोज़ मैंने यहाँ पे ये एक लाइन ले ली O और P, ठीक है ना। यहाँ से मैंने क्या कर लिया? एक लाइन सेगमेंट ले लिया और इसको मैं क्या कर रहा हूँ? इस तरीके से क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे रोटेट करवा रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। बेसिकली मैं इसको एक रेडियस लेके क्या बना रहा हूँ? एक सर्कल बना रहा हूँ ऐसे, ठीक है। एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया? एक सर्कल है वो बना लिया OP रेडियस को लेके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसे बोला गया था कि ये जो आपके पास पार्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, तो इसको आप क्या करो? अलग अलग छोटे छोटे ऐसे 360 पार्ट्स में क्या करो? डिवाइड करो। कितने पार्ट्स में? 360। ये थोड़े बड़े बन रहे हैं, मैं इनको और छोटा कर देता हूँ, ठीक है ना। छोटे छोटे ऐसे कितने पार्ट्स करने हैं आपको? 360, ठीक है। तो इसीलिए अपन बोलते हैं कि यहाँ पे अगर अपन एक रोटेशन करते हैं, है ना, एक रोटेशन करते हैं, एक रिवोल्यूशन करते हैं, तो वहाँ पे अपने पास कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पे क्या करना है? एक जो आपके पास पूरा रोटेशन है उसमें 360 छोटे छोटे पार्ट करने हैं, और जो इसका एक पार्ट था, है ना, ये जो इसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये जो एक पार्ट था उसको डिफाइन करके बोला हुआ था कि वो क्या होगा? आपके पास 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री होगा। और डिग्री के लिए अपन छोटा सा उसके ऊपर ये 0 वाला साइन बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो कि आपने पूरे रिवोल्यूशन में कितने पार्ट कन्वर्ट किए हैं? 360 पार्ट कन्वर्ट किए हैं। तो उसका जो 136 पार्ट है, 136 पार्ट है, मतलब वो एक जो छोटा सा पार्ट है उसका, वो आपके पास क्या होगा? जो छोटे छोटे क्या बनाए थे अपन ने? 360 क्या बनाए थे? इसके पार्ट्स बनाए थे। उसमें से एक पार्ट जो है उसका जो ये वाला एंगल बन रहा है वो आपके पास क्या होगा? 1 डिग्री होगा, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया? 1 डिग्री को डिफाइन कर दिया। अब ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, जिसको मैं यहाँ पे ये डार्क कर रहा हूँ, जिसको अपन 1 डिग्री बोल रहे हैं, तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है, ठीक है, इस वाले पार्ट में भी आप क्या कर सकते हो? इसको और छोटे छोटे 60 पार्ट्स में क्या कर सकते हो? ब्रेक कर सकते हो। इस 1 डिग्री वाले एंगल को भी क्या कर सकते हो? और छोटे छोटे 60 पार्ट्स में क्या कर सकते हो? डिवाइड कर सकते हो। तो उनको बेसिकली क्या बोला गया? मिनट्स में बोला गया। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि 1 डिग्री वाला जो ये पार्ट है, इसको छोटे छोटे अपन अगर यहाँ पे मैं बनाऊँ, ये वाला है 1 डिग्री, तो यहाँ पे छोटे छोटे करके इनको क्या है? 60 पार्ट्स में क्या करना है? आपको कन्वर्ट करना है। तो 1 डिग्री आपके पास किसके इक्वल होगा? 60 मिनट्स के इक्वल होगा। 60 मिनट्स के इक्वल होगा। तो इसको अपन मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? यहाँ पे 1 डिग्री इक्वल टू, जैसे डिग्री के लिए यहाँ पे 0 बनाते हैं, वैसे मिनट के लिए यहाँ पे क्या बनाएंगे? अपन डैश बनाएंगे। क्लियर है? और ये आप सब लोग को पता है कि अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कि 1 मिनट के लिए क्या यूज़ करेंगे अपन? डैश। तो 1 मिनट में अपने पास क्या होंगे? 60 सेकेंड। 60 क्या होंगे? सेकेंड, ठीक है। तो 1 मिनट में क्या होंगे? 60 सेकेंड। तो सेकेंड के लिए अपन डबल डैश को यूज़ करेंगे। क्लियर है?
पूरे 360 का अपन ने क्या करा यहाँ पे रिवोल्यूशन करवाया, तो उसमें जो पार्ट्स बने उसको 360 पार्ट्स में अपन ने क्या कर दिया, उसको ब्रेक कर दिया, अलग अलग पार्ट्स उसके बना दिए। उसका जो एक पार्ट आपके पास बना है उसको अपन क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। और उस एक पार्ट को अपन क्या करेंगे, 60 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो आपके पास क्या बोला हुआ, डिग्री से छोटी जो यूनिट होगी वो आपके पास क्या होगी, 60 मिनट। और मिनट को अपन किससे लिखेंगे, एक डैश बना के लिखेंगे। और 1 मिनट में क्या होते हैं, 60 सेकेंड। तो वो जो 60 पार्ट्स बने हैं वो और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे और 1 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 सेकेंड। तो सेकेंड के लिए अपन डबल डैश को यूज़ करेंगे। क्लियर है। तो ये बात रही आपके पास डिग्री की। अब अपन बात करते हैं रेडियन के बारे में। रेडियन को डिफाइन करने के लिए अगेन अपन सर्कल को काम में लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 रेडियन की जो डेफिनेशन है वो बनी हुई है कि लाइक सबसे पहले आपने कंसीडर करा एक सर्कल। ठीक है, सर्कल की आपके पास ये हो गया सेंटर और ये क्या बन गई, उसकी रेडियस। तो रेडियस को अपन स्मॉल r से लिखते हैं। ठीक है, ये भी आपके पास क्या है, सर्कल की क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट आपके पास बना है, इससे यहाँ पे ये लेंथ ऑफ जो आर्क बनेगी, है ना, लेंथ ऑफ जो आर्क बनेगी, ये वाली जो चीज़ है लेंथ ऑफ आर्क, इसको भी मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया। यहाँ पे जो रेडियस बनाई है मैंने, ये भी आपके पास क्या है, रेडियस है। तो रेडियस को मैं स्मॉल r से लिख रहा हूँ, वो मैंने क्या ले ली, 1 यूनिट। क्लियर। और यहाँ पे जो ये वाला पार्ट मैंने डार्क किया है, इसको अपन बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। इसको किससे लिखेंगे अपन, स्मॉल l से लिखेंगे। उसकी वैल्यू भी मैंने क्या ले ली यहाँ पे, अगर अपन 1 कंसीडर कर लें तो ध्यान से देखना, अगर आपके पास 1 रेडियस वाला अपन सर्कल कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें जो लेंथ ऑफ आर्क आपके पास है वो भी क्या है, 1 है, यूनिटी है, तो उस कंडीशन में आपके पास जो सेंटर का एंगल होगा, जो आपके पास सेंटर का जो एंगल होगा उसको क्या बोला गया था, 1 रेडियन। उसको क्या बोला गया था, 1 रेडियन। रेडियन के लिए मैं क्या बनाता हूँ यहाँ पे, छोटा सा उसके ऊपर c। ध्यान से सुनना, एक अपन ने सर्कल बनाया जिसकी रेडियस कितनी कंसिडर करी, 1 कंसिडर करी, और यहाँ पे उसके रेस्पेक्ट में जो लेंथ ऑफ आर्क आ रहा था, ये वाली जो डिस्टेंस आ रही थी आपके पास, उसको भी आपको क्या लेना है, 1 यूनिट लेना है। उस कंडीशन में जो सेंटर का एंगल आपका थीटा होगा वो क्या होगा, आपके पास 1 रेडियन होगा। ठीक है, बेसिकली आपके पास अगर बात की जाए तो फॉर्मूला क्या बनेगा, L इक्वल टू आर थीटा। अगर L की वैल्यू लेंथ ऑफ आर्क 1 है और रेडियस भी क्या है, 1 है, तो उस कंडीशन में सेंटर का एंगल जो थीटा होगा वो क्या होगा, 1 रेडियन होगा। तो बेसिकली जो थीटा आपके पास है वो क्या है, लेंथ ऑफ आर्क L, और जो रेडियस है आपके पास उसका क्या होगा, रेशियो, और वो हमेशा यहाँ पे जो सेंटर में मिलेगा वो क्या होगा, 1 रेडियन, जब आपके पास R और L की वैल्यू क्या है, 1 है। अगर R और L की वैल्यू अपन चेंज करेंगे तो अपना जो थीटा है वो भी चेंज हो जाएगा, बट आउटपुट किस में मिलेगा, हमेशा रेडियन में। तो ये आपके पास 1 रेडियन की क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। और ये अपने पास बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आया है, L इक्वल टू आर थीटा। इसको यूज़ करके अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, एक बात और बता देता हूँ मैं आपको कि यहाँ पे अगर 1 रेडियन को मैं डिफाइन करूँ तो 1 रेडियन का डिग्री के साथ भी अपने पास क्या बनेगा, रिलेशन बनेगा। ठीक है, अभी अपन इसको ध्यान से देखते हैं कि अभी अपन ने जब डिग्री की बात की थी, जब मैंने यहाँ पे आपके पास क्या बनाया था, एक O और P लेके क्या बनाया था, सर्कल बनाया था। तो मैंने कहा था इसको 360 छोटे छोटे पार्ट्स में अपन क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। क्लियर है। तो इसका जो एक पार्ट था उसको अपन ने क्या बोला था, 1 डिग्री बोला था। ठीक है, तो टोटल जो अपने पास पार्ट थे वो कितने थे, 360 थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो टोटल आपके पास क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, वो कितना बनेगा, अगर पूरे सर्कल की बात करें तो एक पॉइंट के अराउंड पूरा अगर अपन रिवोल्यूशन लेंगे तो वो कितना बनेगा, 360 डिग्री बनेगा। और यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं किसकी, 1 रेडियन की बात कर रहे हैं। तो 1 रेडियन में और आपके पास 360 में डिग्री में क्या रिलेशन होगा, अभी अपन इसके बारे में बात करते हैं।
अब यहाँ आपको ध्यान से देखना है, अपन डिग्री और रेडियन के रिलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि जब अपन ने यहाँ पे 360 आपने क्या करे, छोटे छोटे पार्ट्स बनाए, तो एक पार्ट को अपन ने क्या बोला 1 डिग्री, तो 360 पार्ट को क्या बोलेंगे अपन 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन ने बात करी तो L इक्वल टू आर थीटा था, तो थीटा की वैल्यू के लिए अपन ने यहाँ पे कंसिडर करा कि जो लेंथ ऑफ आर्क और जो आपके पास रेडियस है वो अगर 1 यूनिट है तो सेंटर का जो एंगल होगा वो क्या बनेगा 1 रेडियन बनेगा, ठीक है। तो अभी अगर अपन बात करें सर्कल के सरकमफेरेंस की, उसके पेरीमीटर की बात करें, ठीक है ना, पेरीमीटर की अगर बात करें, ये वाली बात करें पूरी, ये पेरीमीटर आपके पास जो है वो कितनी होगी, है ना, सरकमफेरेंस की पेरीमीटर की ये बात कर रहे हैं अपन, तो ये आपको कितनी मिलती है 2πr, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि कंप्लीट अगर बात करेंगे तो आपका जो L होगा, लेंथ ऑफ आर्क होगा, वो आपको क्या मिलेगा 2πr मिलेगा, क्लियर है ये चीज़। तो यहाँ पे जैसे ही थीटा इक्वल टू आपके पास क्या होता है L/r होता है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू अपन ने कंसिडर थीटा इक्वल टू L/r है, तो L की वैल्यू आपके पास क्या है 2πr, मतलब कंप्लीट इसकी अपन ने क्या ले ली, सरकमफेरेंस ले ली, और डिवाइड में आपके पास क्या r है, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी 2π। आर आप चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, या फिर r को अगर अपन क्या करें 1 कंसिडर करें, तो उस कंडीशन में आपका थीटा क्या होगा 2π। मैंने बोला था ये सेंटर का जो एंगल आएगा वो किस में आएगा, रेडियन में, तो ये आपके पास क्या आएगा 2π रेडियन। तो ये सेम कॉन्सेप्ट अपन ने यूज़ करा था किसमें, डिग्री में यूज़ करा था। तो वहाँ पे अपन ने ये देखा था कि एक अपन ने OP रेडियस का सर्कल बनाया, उसको 360 पार्ट में क्या करा था ब्रेक, एक पार्ट को अपन ने क्या बोला था 1 डिग्री बोला था, ठीक है। तो टोटल अपने पास 360 पार्ट थे, तो कितने बनेंगे 360 डिग्री, और यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है 2π रेडियन। तो बेसिकली अपन बोल सकते हैं कि 360 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 2π रेडियन। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके पास हो गया भैया मैजिक, आपको क्या मिल गया डिग्री और रेडियन में क्या मिल गया आपके पास रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, क्लियर है। अब इसको अपन यूज़ करके अलग अलग रिलेशंस को बना सकते हैं, और उसको यूज़ करके अपन एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी में देखो, अगर मैं आगे इसको सॉल्व करके आउटपुट निकालूँ तो 360 डिग्री इक्वल टू आपके पास क्या है 2π रेडियन, है ना। तो बेसिकली C आपको कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है, ऐसे लगाया हो, बट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपके पास जो इस तरीके से लिखा हुआ है वो किस में होगा, आपके पास डिग्री होगा तो डेफिनेटली डिग्री बना हुआ होगा, बट जब भी अगर अपन रेडियन की बात करें तो मोस्टली आपको यहाँ पे C नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 360 डिग्री इक्वल टू 2π रेडियन है, तो 360 का मैं हाफ करता हूँ, कितना होगा 180 डिग्री, तो इसका भी हाफ करना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा π रेडियन, क्लियर हो रहा है। अभी मैं 180 का और हाफ करता हूँ तो कितना होगा 90, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा π/2 रेडियन, ये क्लियर है, ठीक है। तो आपको क्या मिलते जा रहे हैं यहाँ से रिलेशन मिलते जा रहे हैं, किसमें डिग्री में और रेडियन में, ठीक है। और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट भी मिला था, L इक्वल टू आर थीटा, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल ऑफ सेंटर इन रेडियन, क्लियर है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट की अपन बात करते हैं। अगर अपने पास है 180 डिग्री, अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको आपको माइंड में रखना है, ठीक है। 180 डिग्री इक्वल टू आपके पास क्या है π रेडियन। मैं साइन नहीं बना के इसको क्या कर रहा हूँ यहाँ पे थ्योरी में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 180 इंटू 1 डिग्री, यस और नो लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। 180 इंटू 1 डिग्री, तो बेटा 1 डिग्री की वैल्यू आपके पास क्या आएगी π/180 रेडियन, π/180 रेडियन, क्लियर है। और इसी को अगर ये एक अपने पास कॉन्सेप्ट बन गया, इसको अपन यूज़ करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इसका जस्ट अपोजिट में अगर अप्लाई करूँ तो यहाँ पे अपने पास और क्या क्या बनेगा, देखो ये तो बात हुई 1 डिग्री की आपको वैल्यू मिली, ठीक है। इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको एज इट इज़ रखना है। सॉल्व करके इसका जो रिजल्ट आएगा वो आप याद रख सकते हो, बट उसको आपको यहाँ यूज़ नहीं करना है, ठीक है।
अब ये तो 1 डिग्री की वैल्यू है। अभी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 180 डिग्री इक्वल टू क्या था, पाई रेडियन था। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई इंटू 1 रेडियन। क्या लिख सकते हैं, पाई इंटू 1 रेडियन। तो यहाँ से 1 रेडियन की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 1 रेडियन की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ये पाई उधर डिवाइड में चला जाएगा तो क्या आएगा 180 अपॉन पाई डिग्री। ये क्लियर हो रहा है। तो यहाँ से आपको 1 रेडियन की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप क्या करते हो, अब अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, पाई की वैल्यू रख देते हो। ठीक है, ये अपने को याद रखना है, जो भी मैंने बॉक्स में यहाँ पे बंद किया है, ये दो अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आए हैं, 1 डिग्री की वैल्यू रेडियन में और 1 रेडियन की वैल्यू डिग्री में। ठीक है, तो इसको अपन आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, पाई की वैल्यू पुट कर देते हो। ठीक है, और उसके बाद में आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए। ठीक है ना, अभी अपने को नहीं चाहिए होगा क्वेश्चन में, तो अपन ये यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये वहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 1 रेडियन की वैल्यू आपको मिल जाएगी। 1 रेडियन की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 57 डिग्री 16 मिनट अप्रोक्स ये रिजल्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो इसको आपको बस माइंड में रखना है। ठीक है, और इसी तरीके से मैं अगर इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ पे आपको मिलेगा 0.017 अप्रोक्स ये मिलेगा। ठीक है, ये रेडियन में आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों रिजल्ट को आपको माइंड में रखना है, अपन इनको कहीं यूज़ नहीं करेंगे। अपन यूज़ ये करेंगे 1 रेडियन की वैल्यू 180 अपॉन पाई डिग्री और 1 डिग्री की वैल्यू पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, तो आज के लिए बेटा बस इतना ही। तो 10th में जो आप लोगों ने पढ़ा था उसको अच्छे से रिवाइज करो। मैंने एक बार बता दिया, 10th वाली टेबल आपको आनी चाहिए थी। यहाँ पे अपन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाले हैं, ये 2 बॉक्स में मैंने फिल कर दी। और रेडियन की जब डेफिनेशन बताई थी तो बताया था L इक्वल टू आर थीटा होगा। L क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क, R क्या है आपके पास रेडियस, थीटा क्या है सेंटर का एंगल किसमें, रेडियन में। ठीक है ना, 1 रेडियन को अपन इसे डिफाइन किया था। और जो भी छोटी छोटी बातें बताई थी कि एंगल को जब भी अपन मेज़र करेंगे, अगर अपन एंटी क्लॉकवाइज मेज़र कर रहे हैं तो एंगल हमेशा पॉजिटिव आएगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मेज़र कर रहे हैं तो एंगल क्या होगा, नेगेटिव। तो ये सारी बातें आपको माइंड में रखनी है, क्योंकि अपन ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th के लिए। ये आपको आगे बहुत हेल्प करेगी। अब आगे की जो स्टडी है 11th में, उसके लिए आपकी ABCD मान सकते हो, अल्फ़ाबेट मान सकते हो, क्योंकि इनके बिना आगे कुछ भी नहीं होगा। तो इसको अगर अभी भी कुछ चीज़ अगर वीडियो में नहीं समझ में आई है तो वीडियो को रिमाइंड करके दोबारा देख लो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।